हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। जैसे हमें वर्ड से समझ आ रहा है कि यहाँ कोई ना कोई इक्वेशन है, कोई ना कोई फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को यूज करना है हमें आज के लेक्चर में। तो इक्वेशन वर्ड तो हमें समझ आ गया, बट इसमें एक वर्ड और यूज हो रहा है विच इज नर्स्ट। अब ये नर्स्ट क्या है? नर्स्ट कुछ नहीं, एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस इक्वेशन को डिराइव करा था। इस वजह से हम इस इक्वेशन को नर्स्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। चलो, नर्स्ट इक्वेशन जो क्या है एक्चुअल में वो तो समझ आ गया, बट अब हम इसको यूज कहाँ करेंगे? क्योंकि अगर हम कोई फॉर्मूला या इक्वेशन डिराइव करके उसे यूज कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करेंगे ही। तो हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। अब आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम, पोटेंशियल तो हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर लिया, जहां हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करा था, और दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का डिफरेंस फाइंड आउट करके हमने सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ पर ऐसा न्यू क्या है जो हम इस इक्वेशन को यूज करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं? देखो, यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है। अभी तक प्रीवियस लेक्चर में अगर आप ध्यान से प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर रहे होगे तो आपको ये आइडिया हुआ होगा कि जहां पर भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फाइंड आउट करे हैं वहां हर जगह हमने सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिटी कंसिडर करी है, विच मीन्स 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर हमने वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फाइंड आउट करें। बट अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ जाए तो आप कैसे उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करोगे? वो हमें आंसर दिया नर्स्ट इक्वेशन ने। यानी आज नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको उस कॉन्सेंट्रेशन का 1 होने का वेट नहीं करना होगा कि 1 कॉन्सेंट्रेशन होगी तभी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता हूँ। नहीं, आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को ही देख लेते हैं कि इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। सो यहाँ पर हमने इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी हुई है। रिएक्शन क्या हो रही है? आपके पास एक आयन है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके उसके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है? रिडक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा हम रिडक्शन रिएक्शंस के लिए कंसिडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिडक्शन पोटेंशियल्स भी बोलते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमने रिडक्शन रिएक्शन कंसिडर करी है। तो जो इसकी नर्स्ट इक्वेशन होगी, इसकी नर्स्ट इक्वेशन कैसे होगी? E जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस एलिमेंट के लिए इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस RT बाई NF Ln कॉन्सेंट्रेशंस। सो यहाँ पर अब आपको इक्वेशन देख के थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम ये क्या बता दिया आपने। देखो, जो ये E नॉट है ये है आपका वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको आपने 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर फाइंड आउट किया था, और ये जो E है ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसे आप किसी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए फाइंड आउट करोगे, विच मीन्स कि ये तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया जो फिक्स्ड है हमारा, और फिक्स्ड को हम स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो E नॉट है ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स तो क्लियर हो गई, और ये जो नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है ये इंट्रोड्यूस हुई है इनकी कॉन्सेंट्रेशन को यूज करने के लिए, जहां पर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके उनसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके पास सॉलिड फॉर्म है और ये आपके पास एक्वस फॉर्म है, और कभी भी हमारे पास जब रिएक्शंस में उनकी कॉन्सेंट्रेशंस यूज करी जाती हैं तो सॉलिड लिक्विड सब्सटेंसेस की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी कंसिडर करा जाता है, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके ना बोला हो कि आपको ये कॉन्सेंट्रेशन यूज करनी है। तो अभी हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट की कॉन्सेंट्रेशन को 1 कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन के लिए कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, जिसमें ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस इज द फैक्टर फॉर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें E नॉट तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, R जो है आपका वो गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल कंसिडर करी है। टेम्परेचर केल्विन में कंसिडर करना है। फैराडे F को फैराडे से रिप्रेजेंट करा जाता है, यानी फैराडे जो है वो F के लिए यूज करा जाएगा, जिसमें फैराडे की वैल्यू है 96487 कूलम पर मोल। अब यहाँ पर आप इस 96487 को न्यूमेरिकल्स में 96500 से भी रिप्लेस कर सकते हो, आपको नियर अबाउट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस अपनी ईजी कर सकते हो। और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे आप N फैक्टर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये है नर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन।
और अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी एग्जाम्पल से किसी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास उस सेल पोटेंशियल सेल के अंदर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस गिवन हो। सो एग्जाम्पल हम अपना पुराने वाला कंसिडर करते हैं विच इज आर डेनियल सेल, जो हमने जिंक और कॉपर का एक सेल फॉर्म करा था। तो हमारे पास उसमें ये ओवरऑल एक रिएक्शन मिल रही थी जिसमें हमें पता लगा था कि एनोड पर आपकी जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड पर कॉपर की रिडक्शन हो रही है। ये किस लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्पेसिफिक एलिमेंट शो करते हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो यहाँ पर अगर हमें नर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी तो हम एनोड के लिए अलग नर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और कैथोड के लिए अलग नर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर अब आपके पास नर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। अगर आपने यहाँ पर कैथोड की नर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करी है विच इज फॉर कॉपर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर माइनस RT/NF। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 2 है यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो Ln 1/कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है कॉपर सॉलिड जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें यूनिटी कंसिडर करनी है। फिर इसी तरीके से आप एनोड के लिए भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इक्वेशन बनाओगे विच इज बाय योर नर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने दोनों की ही नर्स्ट इक्वेशन फॉर्म कर ली। सो अब यहाँ तक स्टडी करने के बाद आप लोगों को ये तो आइडिया हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, बिल्कुल करेक्ट। बट मान लो अगर आपको सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर, क्योंकि अभी जो हम सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे जिसमें हम यूज क्या कर रहे थे, जब हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता था तो ई सेल हम कैसे फाइंड आउट करते थे, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड विच इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहां से आपके पास एक सेल पोटेंशियल की वैल्यू आती थी। अब ये सेल पोटेंशियल कैसा होगा, ये सेल पोटेंशियल वो सेल पोटेंशियल होगा जिसमें आपने जो कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करी है वो यूनिटी कंसिडर करी है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो उस टाइम पर सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी। क्या आप सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला चेंज करोगे? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे कि मैम जो फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम तो उसी फॉर्मूला पे रहेंगे, अलग अलग फॉर्मूलाज करने लगे तो उस हिसाब से तो हमें फॉर्मूलाज लर्न करने में ही सारा टाइम लग जाएगा, हम सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल करेक्ट। तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करके डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। सो जब आप इसी फॉर्मूला को यूज करके सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करते हो तो उस टाइम पर आपके पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड विच इज फॉर कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर एनोड विच इज फॉर जिंक। तो यहाँ पर हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है ये, जिसमें हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं इनकी हमने नर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करी है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पर। तो बस ये जो इक्वेशंस हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी थी उन इक्वेशंस को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो आपके पास ओवरऑल क्या इक्वेशन बन के आएगी, आपके पास ओवरऑल कुछ इस टाइप से इक्वेशन आएगी जिसमें जो सेल पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन एज सच माइनस दिस इक्वेशन। अब जब आप यहाँ पर इस इक्वेशन को पुट करोगे तो यहाँ ओवरऑल इसको नेगेटिव में इंक्लूड करोगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन में हम ये ई नॉट वाली जो वैल्यूज हैं इनको एक साथ कर लेते हैं और जो ये लॉग वाली वैल्यूज हैं इनको एक तरफ कर लेते हैं। सो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड विच इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एक और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कैथोड और एनोड का, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा तो सेल पोटेंशियल, क्योंकि जब हम कैथोड और एनोड को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो सेल पोटेंशियल आता है। बट अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड है तो सेल पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड ही आएगा, विच मीन्स कि यहाँ से आपको एक स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आएगी जिसको आप यूज करोगे सेल पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी जिसमें हमारे पास ये तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया और यहाँ पर हमने RT/2F को कॉमन ले लिया, माइनस RT/2F को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है अगर हम इसको और ज्यादा कंप्रेस फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते बट यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है ln विच मीन्स अ लॉग, यानी हम यहाँ पर इसको लॉग की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि ln और लॉग में बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है विच इज 2.303। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो log a माइनस बी अगर हम देखते हैं कहीं पर भी अगर आपके पास इस तरीके का फॉर्मूला होता है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, log a बाय b। तो यहाँ पर आप log की जगह ln भी यूज कर सकते हो। सो ln a
ln b, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log a माइनस log b। सो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू क्या है 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, a है आपके पास 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव और b की वैल्यू आपके पास 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव। तो जब आप a को b से डिवाइड करोगे आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जिंक बाय कॉपर कैसे आया, a क्या है आपके पास 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव और b क्या है आपके पास 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको आप कैसे लिखोगे 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई 1 बाय जिंक 2 पॉजिटिव, ये ऊपर चला जाएगा। सो हमारे पास क्या बचा जिंक बाय कॉपर और वही हमने यहाँ पर यूज करा है। जहां पर अगर आप इस ln को ओपन अप करोगे और एक्सपैंड करोगे तो इसको आप लिख सकते हो 2.303 लॉग। तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इस इक्वेशन के अंदर r, t और f ये तीनों की तीनों वैल्यूज कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि ये नर्स्ट इक्वेशन अगर हम रूम टेम्परेचर पर स्टडी करें, अनलेस एंड अनटिल आपको टेम्परेचर गिवन ना हो क्वेश्चन में, आप हमेशा रूम टेम्परेचर कंसिडर करोगे और रूम टेम्परेचर कितना होता है हमारे पास 298 केल्विन। सो अगर हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, आर हमें पता है, फैराडे हमें पता है, तो अगर मैं यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करूँ और बिल्कुल एक फॉर्मूला से कैलकुलेट करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करूँ तो मेरे पास क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि 2.303 आर, टी और एफ ये ऐसी वेरिएबल्स हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेंगे अनलेस एंड अनटिल आपको टेम्परेचर की कोई और वैल्यू गिवन ना हो। जब आपको कोई और वैल्यू गिवन हो तब आप यहाँ पर उस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करोगे। अभी हम एक जनरल इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं जिसमें हमने आर, टी और एफ की ये वैल्यूज यूज करी है। वो हम जनरल इक्वेशन इस वजह से फॉर्म करते हैं ताकि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करना पड़े बार बार अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज की कैलकुलेशन करने लगे हर क्वेश्चन में तो वहां से बहुत ही लंबा सा प्रोसेस हो जाएगा और उसको फिर एक ही क्वेश्चन पे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही इन कांस्टेंट वैल्यूज को सॉल्व करके रखते हैं। सो जब आप यहाँ पर इन सारी कांस्टेंट वैल्यूज को यूज करके सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरीके से आएगी। यानी अब आपके पास जो सेल पोटेंशियल है किसी और कॉन्सेंट्रेशन पर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, E0 यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 क्या है n फैक्टर, क्योंकि जिंक और कॉपर के केस में जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है, वो है 2 लॉग जिंक बाय कॉपर विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर। और अगर आप इक्वेशन देखो तो यहाँ जिंक कौन सी साइड था, राइट हैंड साइड, कॉपर कौन सी साइड था, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप ऐसे बोल सकते हो दैट इज जिंक प्रोडक्ट है और कॉपर क्या है, रिएक्टेंट। सो यहाँ लॉग में हमने प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करा है। सो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल दोनों की वैल्यूज एट एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप सब सोच रहे होगे कि मैम हम इतनी देर से किसी और कॉन्सेंट्रेशन, एनी अदर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसी टर्म्स यूज कर रहे हैं, बट ये जो हम कोई और कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर कर रहे हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। मान लो आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करा है, या तो हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज कर दी, उससे सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या रिलेशन होगा उसका। तो वो अगर हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये आपके पास रिएक्टेंट है, विच मीन्स कि अगर आपने रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी तो हमारे पास ये जो लॉग की वैल्यू है ये इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब हम फ्रैक्शन देखते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो लॉग की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही लॉग की वैल्यू इंक्रीज होगी इसके आगे क्या है, नेगेटिव, तो जो पूरी की पूरी टर्म है इसमें क्या आपको ऑब्जर्व होगा, एक डिक्रीज ऑब्जर्व होगा। या फिर आप इसको ऐसे देखो, नेगेटिव पॉजिटिव वाले सिंबल को हटा के बस आप इतना देखो कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसमें आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से आपको ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसे लेट करो, मान लो आपको E0 की वैल्यू दे रखी है 10 और अगर आपको जिंक को इंक्रीज करने से आपकी वैल्यू हो जाती है 5, तो आपके पास डिफरेंस कितना आएगा, 5 का। लेकिन अगर वहीं पर आपने जिंक की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, जिससे क्या होगा, आपके पास जो ओवरऑल लॉग की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगी और इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू अब 5 से कम आएगी, यानी अब आ रही है 3। तो 10 माइनस 3 करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 7, विच मीन्स कि जब हम जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं तो जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू वो इंक्रीज कर रही है, और जब हम जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। यानी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ इनवर्स रिलेशन में, विच मीन्स
सेल पोटेंशियल इज इन इनवर्स रिलेशन विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपके सेल पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इसकी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। अब ये हमारा हो गया प्रोडक्ट के साथ रिलेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या होगा, अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी, विच मीन्स आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रहे हो, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज करने का मतलब है आप फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हो, तो ओवरऑल फ्रैक्शन एक कम वैल्यू में ऑब्टेन आएगा आपको, विच मीन्स लॉग की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर लॉग की वैल्यू डिक्रीज होगी विच मीन्स इस ओवरऑल टर्म की वैल्यू कम आएगी। हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं कि एक कम वैल्यू ये है, ज्यादा वैल्यू ये है। अगर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं विच इज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे पूरे के पूरे फैक्टर की पूरी पूरी टर्म की वैल्यू कम आएगी। तो आपके पास यहाँ पर सेल पोटेंशियल की वैल्यू इतनी आ रही है 7। अगर आप यहाँ पर कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो ओवरऑल लॉग की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिससे इस पूरे के पूरे टर्म में एक ज़्यादा वैल्यू आएगी, और वहाँ पर आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम मिल रही है क्योंकि उतना ज़्यादा आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जब हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें सेल पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, लेकिन जब हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करें तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम मिल रही है, विच मीन्स सेल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से रिलेशन में है, ये रिएक्टेंट के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन में है, प्रोडक्ट के साथ एक इनवर्स रिलेशन में है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विद सेल पोटेंशियल। एंड सिमिलर इज द केस विद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, क्योंकि जैसे जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इक्वेशन को देखोगे तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर सेम रिलेशन है। प्रोडक्ट के आपके पास यूनिटी, रिएक्टेंट के आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन में। एंड सिमिलर केसेस विद दिस। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, ये जो इक्वेशन है ये रिडक्शन पोटेंशियल के लिए है, और ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिडक्शन फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये रिडक्शन रिएक्शन के लिए, विच मीन्स कि यहाँ पर आपके पास आप इस इक्वेशन के लिए ये रिलेशन यानी नर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन हमेशा रिडक्शन वाली कंसिडर करनी है। सो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है, और जिंक 2 पॉजिटिव रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है। सो यहाँ पर जो रिलेशन हमने सेल पोटेंशियल के लिए देखा था, सेम रिलेशन इज फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमने स्टार्टिंग में एक जनरल इक्वेशन देखी थी, नर्स्ट इक्वेशन, अब उसी तरीके से सेल पोटेंशियल के लिए भी हम एक जनरल नर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। सो सेल पोटेंशियल के लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन होगी ये, जहां पर हमारी जो रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, वो ये है जिसमें ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। तो ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल के लिए आप क्या यूज करोगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT by NF ln concentration of products raised to power its coefficient divided by concentration of reactants raised to power its coefficient. So this is your general equation of general Nernst equation for cell potential. अब आपको बस इसमें एक ही गलती से बचना है जो सब करते हैं। क्या गलती करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करने में गलती कर जाते हैं। कैसे गलती कर जाते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें ये एक सेल गिवन है, यानी हमें यहाँ पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है जिसकी अगर हम एनोड और कैथोड की रिएक्शंस देखेंगे तो इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन फॉर्म करके नहीं देखोगे, एनोड और कैथोड को अलग अलग यूज करके, तो हम कहीं ना कहीं पक्का गलती करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करने में, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी एनोड की रिप्रेजेंटेशन है वहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, बट कैथोड के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। सो यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करें या 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करें। तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि हम एनोड और कैथोड की रिएक्शन को अलग अलग करके फिर एक ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्मेशन करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप इनको यूज करके ओवरऑल फॉर्म करने की कोशिश करते हो तो हमारी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ अगर मुझे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना होगा, जिसके लिए मैं क्या करूँगी, इस ओवरऑल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, जिससे यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या आएगी, निकिल प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स निकिल 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ रही है, 2। यहाँ पर आपको यही चीज़ ध्यान देनी है कि आप n की वैल्यू 1 कंसिडर ना कर जाओ या फिर
कोई और वैल्यू ना कंसिडर कर जाओ। कई बार बच्चे क्या करते हैं 2+1 करके 3 कंसिडर कर लेते हैं। तो उन गलतियों से बचने के लिए आप कोशिश करना एनोड और कैथोड की अलग अलग रिएक्शन देखकर उससे ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्मेशन करना। अगर चार्ज सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि वहां से तो हम डायरेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकते हैं। जैसे जिंक और कॉपर का एग्जांपल, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, तो दोनों में 2 वैल्यू ही आ रही है, दोनों के चार्ज की वैल्यू +2 है, तो आप यहाँ n फैक्टर 2 ही कंसिडर करोगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, इस वजह से हमेशा कैथोड और एनोड की रिएक्शन को यूज करके ओवरऑल रिएक्शन को फॉर्म करना। सो इस सेल के लिए आपके पास n की वैल्यू क्या होगी 2, सो आपको वही वैल्यू यहाँ पर यूज करनी है। सो ये तो हो गया हमारा नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन को क्या आप सिर्फ सेल पोटेंशियल को या फिर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो? इसका मतलब है कि नर्स्ट इक्वेशन की और भी कुछ यूजेस हो सकते हैं, और जहां यूजेस की बात आ जाए वहां एप्लीकेशंस आ जाती हैं, विच मीन्स कि नर्स्ट इक्वेशन की और भी एप्लीकेशंस हैं अदर देन फाइंडिंग सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और वो क्या एप्लीकेशंस है? उन एप्लीकेशंस को यूज करके, विच मीन्स आप नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद फाइंडिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करने के लिए हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B एंड फॉर्म C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। अभी हम कंसीडर करते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन के लिए हम सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन की फॉर्मेशन हो सकती है। यहाँ पर हमने सारे के सारे R, T और F की वैल्यूज को यूज करके जो फाइनल वैल्यू आती है उसको फाइंड आउट करा है, और यहाँ पर हमने वो सारे वेरिएबल्स एज सच यूज करे हुए हैं। सो आप किसी भी इक्वेशन से फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। हम इस इक्वेशन से कंटिन्यू करेंगे ताकि अगर टेम्परेचर में फर्दर कोई चेंज आए तो आप वो भी फाइंड आउट कर सको। सो हम इस इक्वेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पहुंचने से पहले क्या होगा? इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले क्या होगा, आपके पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहां पर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखते आपको। कन्वर्जन चल रही होती है, रिएक्शन कंटिन्यू होती है, बट आपको ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती, क्योंकि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसी टाइम पर उतने ही प्रोडक्ट्स आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर में शुगर डिजोल्व करी, तो जब आप वाटर में शुगर डिजोल्व करते हो तो आप जैसे जैसे शुगर को डिजोल्व करते जाते हो वो मिक्स होती जाती है, ठीक है। पर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हो, उसको आप डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको मिक्स होती हुई नहीं दिख रही है। अब वहां पर आपको क्या मिलता है कि अब शुगर इससे ज़्यादा इसमें डिजोल्व नहीं हो रही है, बट एक्चुअल में वो डिजोल्व हो रही होती है, आपको ऑब्जर्व नहीं हो रही होती। क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल प्रेशर लगा के कोई काम करोगे तो उसको वो काम तो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी और पर दबाव बनाऊं कि ये काम करना ही करना है, तो वो करके ही लेके आएगा, और अगर वही चीज़ मैं ना करूँ, प्रेशर ना बनाऊं, तो वो नहीं करेगा। तो आपको ग्लास को देख के ऐसा लग रहा है कि शुगर डिजोल्व नहीं हो रही, बट एक्चुअल में तो आप उस शुगर पर फोर्स लगा रहे हो, अपने हाथ से उसको स्टिर कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, उसको फोर्स मिल रही है कि मुझे तो मिक्स होना ही पड़ेगा। तो वो मिक्स होने की कोशिश करती है और मिक्स भी हो जाती है। लेकिन उसी पॉइंट पर वो जो उस मिक्स होने की कोशिश करती है और मिक्स हो जाती है, तो जितनी शुगर उसमें ऑलरेडी मिक्स हो रखी थी वो निकल जाती है बाहर। तो इससे क्या पता लगता है कि हमारे ग्लास में जो शुगर ऐड हुई थी उतनी ही शुगर बाहर निकल आई, यानी क्रिस्टलाइज होगी। तो हमें कुछ चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, बट एक्चुअल में तो वहाँ मिक्सिंग हो रही है। एंड सिमिलर केसेस विद द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहे होते हैं, बट हमें ऑब्जर्व नहीं होते, क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले, यानी इस स्टेज को अटेन करने से पहले आपको क्या रिएक्शन ऑब्जर्व होगी? आपको ऑब्जर्व होगा कि आपके C और D की कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज करती जा रही है और A और B की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि इनिशियली तो आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स थे, प्रोडक्ट्स है नहीं। अगर उन्हें इक्विलिब्रियम पर लेके आना है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और अगर प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे तो रिएक्टेंट्स तो डिक्रीज होंगे ही, विच मीन्स कि अगर C और D की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो A और B की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, जिससे आपके पास जो सेल पोटेंशियल है उस सेल का, उसमें भी चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? अभी हमने देखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे वो इन्वर्स है और रिएक्टेंट पर डायरेक्ट है। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो सेल पोटेंशियल घटेगा, और इनकी घटेगी तो सेल पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन सेल पोटेंशियल ऑब्जर्व होगा बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेज।
अब जैसे इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंचोगे आपको कैसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि आप अपनी नेक्ड आई से तो उसको देख के ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिएक्शंस जब हो रही होती हैं तो हमें पता ही नहीं लगता रिएक्शन हो भी रही है या नहीं हो रही, अनलेस एंड अनटिल हमें उसका कोई ऑब्जर्वेबल रिजल्ट ना मिले। सो अगर हमें यहाँ पर देखना है कि रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम स्टेज पर पहुंच गई है, तो हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? वोल्ट मीटर को नोटिस करके। अगर वोल्ट मीटर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो मतलब रिएक्शन चल रही है। अगर वो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन आपकी कैसे मूव कर रही है? बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब है ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज और ये कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। और वहीं पर अगर आपका पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो आपका मतलब है कि रिएक्शन आगे मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी तभी सेल पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो हमें ये तो समझ आ गया कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही वो हमें पता लगेगा सेल पोटेंशियल यानी वोल्ट मीटर को नोटिस करके। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपको ये ऐसा चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन इसमें और इसमें चेंज होता हुआ हमें नहीं दिखेगा, वो रुक जाएगा उस स्टेज पर आके कि अब यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो सिमिलर हो रहा है दोनों साइड, तो कुछ भी आपको ऐसा शो नहीं होगा। तो उस पॉइंट पर आपको क्या दिखेगा कि वोल्ट मीटर अब फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, वहां पर वो वैल्यू पे बिल्कुल आके रुक गया है, यानी उस टाइम पर उसमें कोई वैल्यू हमें ऑब्जर्व नहीं हो रही, विच मीन्स कि उस टाइम पर सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब वो स्टेज क्या आ गई है? इक्विलिब्रियम स्टेज। तो हमें क्या पता लगा यहाँ पर कि जब हम इक्विलिब्रियम पर बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम आपके पास जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाती है? जीरो के इक्वल आ जाती है, विच मीन्स सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाती है, विच मीन्स इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log concentration of C raised to power C D raised to power D divided by concentration of A raised to power A multiply concentration of B raised to power B। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? E नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT by NF log concentration of C raised to power C multiply concentration of D raised to power D divided by concentration of A raised to power A multiply concentration of B raised to power B। सो अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ठीक है मैम आपने इक्विलिब्रियम समझा दिया और इक्विलिब्रियम पर नर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या होगा वो भी आपने बता दिया, पर अभी तक आपने जो मेन पॉइंट है विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप उस रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो जिसमें आप प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके आप उसकी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? लेट्स से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कंसीडर करा है, के सी कंसेंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, तो सी में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट। यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या है? सी एंड डी, जिनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है? स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। एंड सिमिलर केसेस विद द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या आपके पास? ए और बी, और उनके कोफिशिएंट्स को यूज करके आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? ये। सो यहाँ पर आपको ये ऑब्जर्व हो रही है सेम वैल्यू, विच मीन्स कि ये जो आपके पास लॉग में वैल्यू आ रही है ये और कुछ नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। जब भी आपको किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा तो वहां पर आप क्या करोगे? concentration of products raised to power its coefficient divided by concentration of reactants raised to power its coefficient। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ये, जिसे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? आपकी इक्वेशन होगी ए नॉट सेल इज इक्वल्स टू 2.303 RT by NF log K विच इज KC, क्योंकि यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बस इसकी जगह KC यूज करना है। सो log KC की वैल्यू क्या आएगी? NF E नॉट बाई 2.303 RT। और फिर KC की वैल्यू आप फाइनली कैसे निकालोगे? इस पूरी टर्म से जो भी वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेकर। अब यहाँ पर लॉग एंटी लॉग लेने में कंफ्यूजन नहीं करनी कि मैम हमें तो निकालना ही नहीं आता। आपको यहाँ पर वैल्यूज गिवन होंगी पेपर में, और अगर नहीं भी गिवन होगी तो आपको चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज को सॉल्व करना सिखा रखा है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उनको कैलकुलेट करना सीख सकते हो कि अगर आपको वैल्यू गिवन ना हो एग्जाम में तो आप लॉग टेबल के लिए बोल सकते हो और उसको यूज करके आप फिर फाइनली लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द गिब्स एनर्जी।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन, यानी यहाँ पर हमें गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन डिराइव करना होगा। तो जब हम यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी वर्ड को देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी हमने थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने थर्मो में स्टडी करा था, रिवर्सिबल नेचर का होता है। सो ये जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी वाली टर्म है, ये थर्मोडायनेमिक टर्म है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो कि रिवर्सिबल नेचर का होता है। वही वर्क डन हम यहाँ स्टडी करेंगे। अब हमें क्या करना है? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी को आपस में रिलेट करना है। सो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसका मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा। तो अगर हमें ई सेल और डेल्टा जी के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हमें इसका मैक्सिमम वर्क डन पता करना होगा। और इसका मैक्सिमम वर्क डन पता करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक मेथड है आपके पास प्रैक्टिकल और दूसरा मेथड है आपके पास थियोरेटिकल मेथड। सो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल मेथड से स्टार्ट करते हैं। सो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें क्या हो रहा है आपके पास? अभी आप कंसिडर करो सिर्फ आपका ये वाला पार्ट है सेल का। ये वाले पार्ट का मतलब है कि आप इस बैटरी को कंसिडर मत करो। अब इस सेल में क्या हो रहा है? आपके पास एक एनोड है और एक कैथोड है, बीच में दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसको सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहा है और ऊपर एक कनेक्टिंग वायर यूज करी है। अब इस वायर में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं साथ में, ताकि हम ये क्या फाइंड आउट कर सके इसमें कि हम यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास? सबसे पहले आप यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑब्जर्व करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ कितने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। और वो आपको कैसे पता लगेगा? इस वोल्ट मीटर की हेल्प से। इस वोल्ट मीटर में जो रीडिंग होगी वो आपके अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को एक्सप्लेन करेगा। लेट से आपके पास यहाँ 10 वोल्ट पोटेंशियल है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? एक्सटर्नली यहाँ पर बैटरी को लगाओगे। अब उस बैटरी को लगाने से क्या होता है उसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे कंसिडर करो कि आप साइकिलिंग कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल वेदर में साइकिलिंग करते हो तब क्या होता है? आप नॉर्मल साइकिलिंग कर रहे हो, आप अपने आराम से साइकिलिंग कर पा रहे हो, आपको ऐसा कुछ अलग फील ही नहीं हो रहा। लेकिन मान लो अगर आप कोई ऐसे विंडी वेदर में साइकिलिंग करने जाओगे तब क्या होगा? आप साइकिलिंग करोगे तो आपको पेडल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगाना पड़ेगा, आपको अपनी थोड़ी सी फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी ताकि आप उस विंडी वेदर में प्रॉपर साइकिलिंग कर सको। सो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप क्या करोगे कि नहीं, अब इससे ज़्यादा पेडलिंग मैं नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मैं और ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं कर सकता साइकिल की। तो इसका मतलब है कि अब वहाँ पर आपके पास एक लिमिट आ गई कि इससे ज़्यादा काम मैं नहीं कर सकता, यानी आपने अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर लिया। अब इसको हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए आप कंसिडर करो, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये तो साइकिल चल रही है और ये जो हमने एक्सटर्नल बैटरी अटैच करी है ये है हमारे पास विंड। तो इसमें क्या होता है? जब ये विंड कम थी, यानी कि अगर हमने एक्सटर्नल बैटरी में जो पोटेंशियल यूज़ करा है वो कम यूज़ करा है, 10 वोल्ट पोटेंशियल था इसका, हमने 5 वोल्ट्स यूज़ कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फ्लो कर रहे हैं अपने जैसे पहले फ्लो कर रहे थे। लेकिन आपने क्या करा? इस विंड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, मतलब इस पोटेंशियल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। उसके इंक्रीज करने से क्या होगा? थोड़ा सा फोर्स ऑपोजिट लगने की कोशिश करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर 7 वोल्ट्स आपने कर दिया, यहाँ है 10, तो वो कोशिश करेगा इसको पीछे की तरफ पुश करने की, बट अभी भी उसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो वो आराम से आगे मूव कर जाएगा। लेकिन एक फाइनल स्टेज ऐसी आएगी जब आपने इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट्स कर दिया। अब 10 वोल्ट्स किसके इक्वल हो गया? इस इंटरनल पोटेंशियल के इक्वल हो गया, जिससे क्या होगा? इन दोनों की फोर्स सेम हो जाएगी, यानी दोनों आपस में टकरा रहे हैं। अब वो ना तो इस साइड मूव कर पा रहे, ना ही ऑपोजिट साइड जा पा रहे, यानी क्या हो रहा है? इसमें एक तरीके से स्टॉप हो गई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। कि अब अगर इससे ज़्यादा मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिवर्स हो जाएगी, वो पीछे की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हवा बहुत तेज़ हो जाएगी तो आप भी पीछे की डायरेक्शन में मूव करने लगोगे। सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपने अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई करा जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक दिया, उस टाइम पर हम बोलते हैं कि हमने अब मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, जिससे हम इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक सकते हैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब ये जो आपने मैक्सिमम पोटेंशियल फाइंड आउट करा है, इसी से हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करते हैं।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के लिए हमें इसकी डेफिनेशन को स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें क्या बताया है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास्ट। यानी जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो 1 सेकेंड में उसका वर्क डन किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मीन्स ई सेल, सेल पोटेंशियल, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज आप किसी भी सेल के अंदर कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई फैराडे, क्योंकि फैराडे क्या होता है आपके पास, कूलम पर मोल, और कितने कूलम्स पास कर रहा है करंट, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फैराडे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाता है, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई फैराडे। तो आपके पास यहाँ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होगा, E cell multiply N multiply F which is NF E cell। सो ये हमारे पास है हमारा मैक्सिमम वर्क डन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब यही मैक्सिमम वर्क डन किसके इक्वल होगा, गिब्स फ्री एनर्जी के जब इक्वल होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि जो वर्क डन जब मैक्सिमम स्टेज पर होगा तो ये वर्क डन गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, NF E cell। अब यहाँ पर ये जो NF E cell है ये नेगेटिव में होगा, क्योंकि जब भी हम रिवर्सिबल वर्क डन को स्टडी करते हैं तो वो नेगेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी और E cell के बीच में रिलेशन था वो क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF E cell, जिसमें आपके पास डेल्टा जी तो गिब्स फ्री एनर्जी है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, F फैराडे और E इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो E और G है ये हमारे पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल है ये तो आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और डेल्टा G विच इज गिब्स एनर्जी ये है आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना वो किस तरीके से चेंज होते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपने जो सब्सटेंस है उसका अमाउंट चेंज करा और अमाउंट के चेंज करने से आपके पास प्रॉपर्टी में भी कुछ चेंज आ रहा है तो आप उसे बोलते हो कि वो है एक्सटेंसिव नेचर की। और वहीं पर अगर अमाउंट को चेंज करने से उस प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसे आप बोलते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, अगर आप किसी छोटी सी सब्सटेंस का भी टेम्परेचर नोट करोगे, सेम मटेरियल है, मान लो आपके पास ये सेम मटेरियल है, एक इतने बड़े साइज का एक छोटे साइज का है, दोनों का टेम्परेचर अगर आप एक पर्टिकुलर कंडीशन पर नोट करोगे तो दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा, लेट से TT। लेकिन अगर वहीं पर आप इसी मटेरियल की वॉल्यूम को चेक करने लगोगे तो इसकी वॉल्यूम चेंज होगी और इसकी वॉल्यूम डिफरेंट होगी, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज आपको ऑब्टेन होंगी। तो यहाँ पर अमाउंट चेंज होने से टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर क्या हुई, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वहीं पर अमाउंट चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हुई, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सेम केसेस विद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पर हमारा ये तो हमें पता लग गया कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, बट गिब्स फ्री एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है वो तो हमें यहीं से देखना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल तो इंटेंसिव है तो ये तो हो नहीं सकता, F फैराडे है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा। लास्ट वी आर लेफ्ट विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करता है ये, डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ N, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ये डिपेंड करेगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर अगर ये डिपेंड करेगा तो ये फर्दर कैसे डिपेंड करेगा रिएक्शन में, अगर हम कोई एग्जांपल लेके बताएं तो कैसे हम समझा सकते हैं कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रहा है। देखो उसके लिए हम ये दो एग्जांपल्स कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दोनों रिएक्शंस बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इस रिएक्शन को हमने क्या करा है, ये रिएक्शन ली थी इसका ट्वाइस कर दिया, विच मीन्स इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर लिख दिया। तो इन दोनों में हमारे पास डिफरेंस कुछ नहीं, बस एक कोफिशिएंट का डिफरेंस आ रहा है और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी डिफरेंस आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कैसे डिफरेंस आ रहा है, देखो यहाँ पर जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म होने में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन वहीं पर अगर हम इस रिएक्शन को देखें, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर 2 जिंक एलिमेंट्स 2 जिंक आयंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, विच मीन्स डबल, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हुई ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो 2 है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है 4। तो अब बस यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ रहा है तो गिब्स फ्री एनर्जी में भी चेंज आएगा।
दोनों का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल है वो तो इक्वल होगा, बट गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा। और वो चेंज क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर दिया। यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी -2f सेल और यहाँ हो जाएगी -4f सेल। सो इस तरीके से आप गिब्स फ्री एनर्जी को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना कि आपके पास एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो ये तो हो गया हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल के साथ रिलेशन। मान लो अब हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाए तो क्या होगा? नर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल है वो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल में से कुछ कॉन्सेंट्रेशन वाला फैक्टर माइनस करके फिर फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो फैक्टर खत्म हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगी वहां पर, तो जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल है ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF सेल। अब आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर ई सेल है यहाँ E0 सेल है, बस स्टैंडर्ड और नॉर्मल में तो डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ इस डिफरेंस को लेकर आप यहाँ से भी क्या फाइंड आउट कर सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि मैम वो कैसे? ध्यान करो वापस इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास जब भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस आती हैं तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है और हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल बचता है। तो हम वहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल यूज करते हैं ना। तो अगर हम यहाँ स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला आ रहा था वो ये था। इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप देखोगे NF किसके इक्वल आ रहा है? 2.303 RT log Kc, जिसमें अगर आप 2.303 और log को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? RT ln Kc, क्योंकि ln किसके इक्वल होता है? 2.303 मल्टीप्लाई log। तो यहाँ पर आपके पास NF की वैल्यू क्या आ रही है? RT ln Kc। बस इसी वैल्यू को आपको वहां पर यूज करना है। तो जब हम यहाँ पर उस वैल्यू को यूज करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? -NF सेल की जगह आप यूज करोगे RT ln Kc। तो बस ये वाला आप रिलेशन यूज कर सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। यानी ये कब आप यूज करोगे? जब आपको गिब्स फ्री एनर्जी गिवन हो और टेम्परेचर गिवन हो और आपसे पूछ ले हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करो, तब आप सोचोगे कि मैम यहाँ तो हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन ही नहीं, अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? उसके लिए ये याद आएगा आपको तब कि गिब्स फ्री एनर्जी से भी तो रिलेशन बताया था मैम ने, उसको यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज योर लास्ट एप्लीकेशन फॉर नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस और उस नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर ही एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स गिवन है। सो वन बाय वन उन एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा हुआ है। एग्जाम्पल 3.1 में क्या पूछा हुआ है? रिप्रेजेंट द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी आपके पास एक रिएक्शन हो रही है और इस रिएक्शन के लिए आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बतानी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं कि रिएक्शन ये हो रही है, जिस रिएक्शन में आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपका जो मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रही है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ आपको क्या ऑब्जर्व हो रही है? रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज हो रहे हैं और यहाँ गेन हो रहे हैं। तो दिस मीन्स कि जो मैग्नीशियम वाला पार्ट है ये एनोड पर हो रहा होगा और सिल्वर वाला पार्ट कैथोड पर हो रहा होगा। और हमें पता है कि जब भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम पहले एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं और उसके हमारे बाद में यूज आता है कैथोड का। तो यहाँ पर एनोड में क्या हो रहा है? एनोड में हो रहा है आपके पास मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन, विच मीन्स कि यहाँ पर आप मैग्नीशियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करोगे, प्लस साथ में हमें स्टेट्स भी रिप्रेजेंट करनी होती है। ये है आपके पास सॉलिड स्टेट में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.130 मोलर, फिर सॉल्ट ब्रिज। ये हो गया हमारा एनोड वाला पार्ट। अब हमें यूज करना है कैथोड वाला पार्ट। कैथोड में क्या हो रहा है? सिल्वर आयन जो है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर, वो कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर के अंदर जो है सॉलिड फॉर्म में। तो ये आ गई आपके पास कैथोड की रिप्रेजेंटेशन और ये हो गई आपकी कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे हो जाएगी। ये है आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, जिसमें क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ ई नॉट इज दिस।
यानी अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पोटेंशियल गिवन हो। तो जब ऐसे कुछ रिलेशन होते हैं हमें कि पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड गिवन है, तो हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ पर भी हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इन कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये है आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर विच इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद आपके पास आ रही है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास जो सेल पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड माइनस कॉन्सेंट्रेशन वाले फैक्टर के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ई नॉट की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर अगर हमें नहीं पता होता, गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, तो हम कौन सा कंसिडर करते हैं, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर में टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, 298 केल्विन। आर की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, हमें आर की वैल्यू भी पता है। फैराडे की वैल्यू भी पता है हमें, 96500 यूज कर सकते हो आप, या फिर 96487, जो भी आपको यूज करना हो। अगर थोड़ी कैलकुलेशन इजी करनी हो, नियर अबाउट आंसर निकालना हो, तो आप ये यूज कर सकते हो। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर मेन बात आती है एन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कंसिडर करेंगे। देखो, जब आप इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, और सिल्वर आयन से सिल्वर की फॉर्मेशन में 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। बट यहाँ पर हम 2 सिल्वर आयन से 2 सिल्वर एलिमेंट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो डबल हो गया, विच मीन्स यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 2। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ देखने को क्या लग रहा है कि यहाँ 2 और यहाँ 1, तो कौन सी वैल्यू ले, तो आप जाओ अपनी रिएक्शन की तरफ और रिएक्शन से देखो कि हमें क्या लग रहा है। तो उस तरीके से आप यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो। बस ये सारी वैल्यूज यहाँ यूज करनी है और ई सेल को फाइंड आउट करना है, जिसमें ये मैग्नीशियम और सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इस वजह से करा है क्योंकि हमें कोफिशिएंट गिवन है उसका। सो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करके आप यहाँ से ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, जहां हमने ये वाला पार्ट सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स को सॉल्व करके यूज करा है, जो हमने पहले भी यूज करा हुआ है इक्वेशन को डिराइव करते हुए। अब यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू आती है 2.96 वोल्ट। अगेन आई एम सेइंग, आपको यहाँ पर लॉग की वैल्यूज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। आपको या तो लॉग की वैल्यूज गिवन होंगी क्वेश्चन में, और अगर गिवन नहीं है तो आप लॉग टेबल के लिए पूछ के उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो। अब लॉग टेबल कैसे देखना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से लॉग टेबल को देखना आसानी से सीख सकते हो। सो दिस वाज योर एग्जांपल 3.1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल 3.2। एग्जांपल 3.2 में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। यानी आपके पास ये रिएक्शन हो रही है और ये बोला है कि अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पर होगी तो उसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, और आपको ई नॉट गिवन है रिएक्शन के लिए। तो यहाँ जब भी हमें ई नॉट गिवन हो और कैलकुलेट करना हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, log k इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT, जिसमें हमारे पास ई नॉट की वैल्यू गिवन है, एफ की वैल्यू हमें पता है फैराडे है तो 96487, आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर गिवन ना हो तो रूम टेम्परेचर विच इज 298 केल्विन। हमारे पास यहाँ सिर्फ n को हमें फाइंड आउट करना होता है। इस रिएक्शन को देख के हम क्लियर ऑब्जर्वेशंस के साथ बता सकते हैं कि n की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है। सो बस इस फॉर्मूला के अंदर हमें सारी वैल्यूज को यूज करना है और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें हमने जब सारी इक्वेशंस को, सारी की सारी वैल्यूज को यूज करा तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन की फॉर्मेशन हुई। अब यहाँ मैंने फैराडे में 96500 यूज करा है, आप 96487 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशंस में हल्का सा डिफरेंस आता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको log k की वैल्यू मिलेगी 15.6, जिसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि log अगर लेफ्ट हैंड साइड होता है तो जब वो इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करता है तो वहाँ वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर जब आप इसकी एंटी लॉग को फाइंड आउट करोगे आपके पास इक्वेशन आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू आ रही है 3.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁵15। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 3.2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल 3.3। एग्जाम्पल 2.3 में क्या पूछा हुआ है,
द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज दिस, यानी यहाँ पर आपको ई नॉट की वैल्यू गिवन है, ये क्या आपके पास ई नॉट ऑफ सेल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन, यानी अब आप यहाँ आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या आपके पास डेल्टा जी नॉट, जो किसके इक्वल होगा एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, और इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। आप वहां पर भी यूज कर लेना, जैसे हमने डेल्टा जी का एक फॉर्मूला डिराइव करा था ना लास्ट में, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिलेशन था, तो वहां जब हमने ई नॉट यूज करा था तो आप वहां पर डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड से आप स्टैंडर्ड ही फाइंड आउट करते हो। सो यहाँ हमें ये रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन में हमारे पास इसको देख के हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा जी नॉट। अब यहाँ हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एफ की वैल्यू हमें पता है, ई नॉट की वैल्यू गिवन है, सिर्फ एन में डिफरेंस आ रहा है। एन के लिए आप यहाँ पर रिएक्शन को देखो, दोनों ही कंपोनेंट्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो एन की वैल्यू क्या होगी 2। बस आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और उसके बाद स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो ये है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी के लिए फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर हम डेल्टा जी नॉट से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल आएगा, एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 96487, ई नॉट की वैल्यू 1.1, और इसे सॉल्व करने से आपके पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आएगी, एंड दैट कम्स आउट टू बी -212.27, and that comes out to be -212,271.4 जूल्स पर मोल। और इसे अगर आपको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, -212.27 किलो जूल्स पर मोल। So this was your example 2.3 and with this our today's lecture is completed। जिस लेक्चर में हमने नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करना सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्टेंस कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।